नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 3 जो कि मेंस 2021 में आया है और उसमें भी विशेष तौर से इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पूरे जीएस पेपर 3 को देखें तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक को कितने क्वेश्चन, कितना वेटेज दिया गया है, सबसे पहले हम इस भाग को देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी में 8 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाके हमारे इस पेपर में 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी को मिले हैं, अर्थात इंडियन इकोनॉमी की वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर साइंस टेक को 3 क्वेश्चन मिले हैं, वहीं एनवायरनमेंट के 3 क्वेश्चन हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि इंडियन इकोनॉमी के ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं जिसमें से ये क्वेश्चंस आए हैं, ये 8 क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। जो 2015 में हमने जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मेथड नया एडॉप्ट किया है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। दूसरा है बजट से कैपिटल और रेवेन्यू बजट, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। तीसरा है हमारे इकोनॉमिक सर्वे से वी शेप्ड इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है। ये हमारा पूरा एक अलग सेक्शन है। वहीं मैंने ग्रीन कलर से जो यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, 4 टॉपिक्स, इसको मैं एग्रोनॉमिक सेक्शन में रखता हूं, अर्थात एग्रीकल्चर वाले ये सेक्शन में है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लैंड रिफॉर्म्स, माइक्रो इरिगेशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 8 क्वेश्चन हैं, 8 विविध टॉपिक से आए हुए हैं। चलिए अब एक एक करके प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व और 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। Explain the difference between computing methodology of India's GDP before the year 2015 and after the year 2015। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, चाहे 150 शब्दों का हो या फिर 250 शब्दों का हो। हमारे जो आंसर फ्रेम रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा कि पहले इंट्रोडक्शन, बीच में मेन बॉडी और तीसरे हमारा कंक्लूजन यानी कि वे फॉरवर्ड। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि इंट्रोडक्शन इसमें क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप परिभाषा से ही आरंभ करेंगे कि व्हाट इज जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी की परिभाषा से आप आरंभ करेंगे और उसके बाद मेन बॉडी में जाएंगे कि 2015 में बेसिकली ये जो दायित्व है तब सीएसओ के पास हुआ करता था। उसके बाद सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके अब एनएसओ बना दिया गया है। तो अब एनएसओ की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एट दैट टाइम सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ की ये ड्यूटी थी और उस वक्त ये जीडीपी कैलकुलेशन में एक नई मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करता है और उसमें 2015 से पहले और 2015 के बाद कुछ बदलाव हैं और इन्हीं के बारे में प्रश्नों में पूछा गया है। हमारा जो प्रश्न है, तो सबसे पहला बदलाव अगर हम देखें तो वो बेस ईयर का है। इससे पहले जब हम 2015 से पहले जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते थे एट दैट टाइम बेस ईयर हम 2004-5 लिया करते थे, लेकिन अब 2011-12 का डेटा हम यूज करते हैं फॉर रेफरेंस, मींस बेस ईयर के लिए। और इसी के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसने अपनी बेस ईयर को 2011-12 से 2017-18 कर लिया है। तो पहला बड़ा बदलाव यह है। दूसरा है रिप्लेसिंग फैक्टर कॉस्ट विद मार्केट प्राइस। पहले हम फैक्टर कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट करते थे, वहीं अब हम मार्केट प्राइस के आधार पर हम कैलकुलेट करने लगे हैं। और ये जो मेथोडोलॉजी है ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में अपनाई जाती है, अर्थात पूरे विश्व में एक समानता व्याप्त हो जाए, इसीलिए सीएसओ ने भी इस मेथोडोलॉजी को अपनाया। हालांकि इस पे कई विवाद भी हुए, कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इवन हमारे जो भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि ये फायदेमंद है कि पूरे विश्व में एक ही
मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो आसानी से कंपैरिजन हो सकता है। तीसरा है ब्रॉडनिंग ऑफ डेटा पूल। जो डेटा पूल है जिसके माध्यम से, जिसमें हम सभी चीजों को समाकलित करते थे, वो हम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के माध्यम से लगभग 2 लाख फैक्ट्रियों का डेटा लेते थे। लेकिन अब न्यू जो डेटाबेस है उसमें हम MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस को हम यूज करते हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अर्थात हमारे पास अब ज्यादा बड़ा डेटा पूल है और इसका मतलब यह है कि जो अब हमारे पास फिगर जीडीपी का आएगा वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा, वो ज्यादा ग्राउंड रियलिटी को दिखलाएगा। इसके अलावा हमने इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को भी ऐड कर लिया है। हमने रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी हो, इरडा हो, पीएफआरडीए हो, इन सभी को हमने अपने इस जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में अडॉप्ट किया है। इसका भी डेटाबेस हम यूज करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, इन सभी को हम अपने डेटाबेस में यूज करते हैं और इससे पहले हम इनको यूज नहीं करते थे। वहीं एग्रीकल्चरल इनकम, उसमें भी बदलाव हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें भी हमने बदलाव किया है। पहले हम फार्म प्रोड्यूस को ही सिर्फ यूज किया करते थे। फार्म प्रोड्यूस मींस कितना फसल उत्पादन हो रहा है। अब हम फार्म प्रोड्यूस के साथ साथ लाइव स्टॉक्स, कितने पशुपालन है, उन पशुओं से क्या आय होती है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। अर्थात रियलिटी कहीं ज्यादा बेहतर है। और इस तरीके से जीडीपी का ये क्वेश्चन में आप जब कंक्लूजन पे आएंगे तो कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि ये जो नई मेथोडोलॉजी है, ये यूनाइटेड नेशंस का नेशनल अकाउंट्स मेथोडोलॉजी है, उसी को हमने एडॉप्ट किया है और उसके कारण हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है जीडीपी मेथोडोलॉजी का। और अब हम जो कंपैरिजन किया जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, ग्राउंड रियलिटी के नजदीक होगा। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। ये भी 150 शब्दों में हमें बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ दीज बजट। तो बजट, अगेन जब हम इंट्रोडक्शन को आरंभ करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि हमारे संविधान के 112वें आर्टिकल में बजट के बारे में बताया गया और बजट के 2 भाग हैं, पूंजी बजट और राजस्व बजट, जिसके बारे में यहां पर पूछा गया है। और जो राजस्व बजट है, राजस्व बजट में, दोनों ही बजट में कुछ एंट्री इनपुट्स होंगे, कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे, इनकम होगी, कुछ एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा। तो रिवेन्यू बजट में जो इसका जो नेचर होता है, ये रिकरिंग टाइप का होता है और ये आपका कैपिटल जो बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वो आपका नॉन रिकरिंग टाइप में आ जाता है। इसमें वो सभी भाग आएंगे जिसमें जैसे टैक्सेशन, इसके कंपोनेंट्स पे ही हम चलते हैं। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स में आप देखिए रेवेन्यू रिसीट, रिसीट की अगर हमने कॉलम लिया हुआ है तो रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू सिस्टम आ जाता है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कंपोनेंट्स में है। और टैक्स रेवेन्यू में आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स में आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, ये सभी डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे तो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स में है। मींस ये सभी टैक्स रेवेन्यू मींस रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट है। इसमें इंटरेस्ट रिसीट्स मींस भारत ने कहीं लोन दिया है और वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट और टैक्सेस, ये सभी रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट है। कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन, हमें पूरा जो मूलधन वापस मिल जाए, प्रिंसिपल अमाउंट, वो रिकवरी ऑफ लोन से। डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा मिल रहा है, बोरोइंग्स और प्रोविडेंट फंड, ये सभी क्या है, हमारे कैपिटल रिसीट के भाग। बजट में 2 भाग होते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू। एक है रिसीट वाला, मींस आय कहां से आ रही है। दूसरा होता है खर्चे वाला भाग। तो खर्चे वाले भाग में आते हैं आपके एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर होते हैं, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। उसके आने जाने से कोई न तो एसेट बनता है और ना ही कुछ कमी आती।
वहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें या तो हमारा कोई एसेट क्रिएशन होगा या फिर कोई जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में यही भाग आता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रिकरिंग टाइप के होते हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें रेवेन्यू में, तो आप पाएंगे कि यहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्सेस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इन पर जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है, वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे तो इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, स्टील प्लांट्स, ये सभी कैपिटल है। मींस उससे कुछ ना कुछ एसेट क्रिएशन होगा हो। यहां सैलरी देने से कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है और ना ही कोई किसी लायबिलिटी में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये सभी अंतर है और इस तरीके से आपको ये इसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में अंतर भी बताना है। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके भाग होते हैं, वहीं कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके भाग हैं। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाते हैं, वहीं कैपिटल रिसीट में लोन्स फ्रॉम पब्लिक फॉरेन गवर्नमेंट्स, मींस इसके सारे जो कंपोनेंट्स मैंने आपको जो इसकी आय वाला भाग है रिसीट वाले कॉलम का वो दिखाया, वो इसमें आ जाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, इनकम से ज्यादा खर्चा होने लगे। जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा तो घटा आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में नहीं होगा, क्योंकि इनकम है आपकी 1 रुपए, खर्च आप कर रहे हो 2 रुपए, तो 1 - 2 बराबर -1, अर्थात आपका वहां पर डेफिसिट, घाटा हो रहा है। तो यहां घाटा का आप फॉर्मूला भी बता सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार से सहायता की। How did land reform in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? इसको भी हमें 150 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, तो लैंड रिफॉर्म्स आपका इसका सीधे सीधे से मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो जमीन पहले जमींदारों ने हड़प रखी थी या किसी के पास थी, जो लोगों के पास नहीं थी, गरीब और छोटे किसान जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको कुछ भूमि दे देना क्योंकि उनके पास एक्सेस में है। तो लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सारे बदलाव किए गए, क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उसने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार से सहायता की है। यहां पर सहायता का पूछा गया है कि ये किस तरीके से हो रही है, मींस उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, ये हमें चर्चा करनी है। तो बेनिफिट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे सामने दिखाई देगा बदलाव, वो है एबोलिशन ऑफ मिडलमैन। एबोलिशन ऑफ मिडलमैन लाइक लैंडलॉर्ड्स, जो बीच में बिचौलिया थे, जो सबसे ज्यादा शोषण का काम करते थे गरीब किसानों का, उनको हटा दिया गया और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा भूमि थी वो सीधे सीधे किसानों को दे दी गई। दूसरा है लैंड सीलिंग, जो अमीर थे, जो जमींदार थे, वो बहुत सारी जमीन खरीद के रख लेते थे, तो एक सीमा बना दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति एक इतनी निश्चित भूमि रख सकता है, उससे ज्यादा अगर होगी तो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और सरकार वो किसी को भी दान में दे सकती है। और उसी को लेके भूदान आंदोलन भी चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो फिर वहां से लैंड सीलिंग भी आती है। लैंड सीलिंग से क्या है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, सरकार बड़े बड़े लोगों से उनकी जो लिमिट है उससे ज्यादा की जो भूमि है अपने कब्जे में लेके ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दूसरा, फिर तीसरा है लैंड पजेशन। इन लोगों को लैंड पजेशन, भूमि का अधिकार दिया गया। अगर यहां पर ध्यान दीजिए, सोशो इकोनॉमिक क्या क्या बदलाव हुए हैं, सामाजिक आर्थिक बदलाव। तो भूमि अक्सर हमारे समाज में पावर का प्रतीक होती है, शक्ति का प्रतीक। आपके पास जितनी शक्ति है आप उतनी ही भूमि आप अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में जब शक्ति आती है, समाज में एक स्टेटस बनता है, स्टेटस सिंबल भी होता है भूमि के, आप कितनी भूमि अपने पास रखते हैं। तो लैंड पोजेशन जब दिया गया ऐसे किसानों को,
तो उनका भी मान सम्मान बढ़ा, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी और इस तरीके से उनका एक सोशल स्टैंडिंग बेहतर हुआ। तो ये लैंड पोजेशन के कारण है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब जो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे, पहले ये जमींदारों की खेती पर करते थे, मींस उनका खेत हुआ करते थे, उन पर खेती करते थे जिसमें इनका कोई लगाव नहीं था। और जमींदार भी अपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, ज्यादा उसका भाव नहीं था कि हमें यहाँ से कि हमारी जो भूमि है वो कहीं जा रही है, और वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब किसानों को ये भूमि आवंटित कर दी गई और उनको ये भूमि से लगाव हो गया कि यही मेरी भूमि है, तो उनकी एक तो साइज होल्डिंग्स का वो बढ़ा और उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने दिल लगाकर खेती की और उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ा। और जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, आर्थिक फायदा ज्यादा होगा। जब लाभ बढ़ेगा तो उसके कारण उनका मींस उनकी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो वो अपने विकास में भी कुछ खर्चा करेंगे, अपने फैमिली के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सभी चीजों पे। तो इस तरीके से सामाजिक आर्थिक बदलाव बहुत सारे आए। और उसके बाद अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स, यहां ये बेसिकली कहां पर ज्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि लैंड बेसिकली क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट में आती है, राज्य का विषय है, केंद्र सरकार का विषय नहीं है, इसीलिए हर जगह इसकी कहानी अलग अलग दिखाई देगी। ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं स्पेशली वेस्ट बंगाल, केरला, वहां पर तो ज्यादा अच्छे दिखाई दिए, लेकिन हर जगह ये सिद्ध होते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन फिर भी जो यहां पर इसका स्लोगन था, लैंड टू द टिलर, जो लैंड है वो जोतदार के पास चली जाए, ये जम्मू कश्मीर में इसको अपनाया गया ये स्लोगन। और इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स किए गए और उससे काफी सारा बदलाव आए जो हमने अभी चर्चा की। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस? ये भी 150 शब्दों में लिखना है। तो यहां पर दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट। सबसे पहले हमें यह बताना है कि माइक्रो इरिगेशन किस तरीके से जल संकट का समाधान कर सकता है। जल संकट हमारे भारत में है, हमारे यहाँ जो लैंड वाटर रिसोर्सेज है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, क्राइसिस बढ़ती जा रही है, तो माइक्रो इरिगेशन कैसे फायदा कर सकता है और किस सीमा तक, मींस चैलेंजेस क्या क्या है माइक्रो इरिगेशन को अपनाने में। तो सबसे बड़ा माइक्रो इरिगेशन के लिए चैलेंज अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हार्श वाटर क्राइसिस है हमारे भारत में, और क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर भी है, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है कॉरपोरेट प्राइवेटाइजेशन में, और इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नमेंट प्लानिंग, इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्टेज, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी बहुत जो अब पंपिंग सेट आ चुके हैं, सरकार सब्सिडी देती है बिजली के लिए, तो आंख बंद करके अंधाधुंध दोहन किया जाता है ग्राउंड वाटर का और उसके बाद हम फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। फ्लड शब्द का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम पूरे खेतों में पानी लबालब भर देते हैं, जैसे बाढ़ के टाइम में भर जाता है। तो ये फ्लड इरिगेशन है जिसमें पानी की वेस्टेज बहुत होती है और धीरे धीरे जाके वो जो भूमि है जिसके ऊपर वो पानी जमा था वो भी रेह कल्लर से की मृदा बन जाती है, अर्थात वहां पर भी बंजरपन आ जाता है, ऊसर बन जाती है जिसमें प्रोडक्शन कम होता है। तो ऐसे में जब हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा हार्श है, ऐसे में माइक्रो इरिगेशन को अगर हम अपनाएं, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, हो सकता है कि हम पौधों के ऊपर वाले भाग को भी दें या फिर सीधे सीधे जड़ों के भागों में ही पानी लगाया जाए, तो उससे ज्यादा फायदा है। पानी की वेस्टेज नहीं होगी, भूमि भी उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है, तो ये माइक्रो इरिगेशन है। लेकिन यहाँ पर आप माइक्रो इरिगेशन की परिभाषा से भी आरंभ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में ये भी दे दोगे, माइक्रो इरिगेशन की परिभाषा भी दे दोगे कि ये क्या है। माइक्रो इरिगेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो वाटर एप्लीकेशन। जो वाटर है, जो फ्लड इरिगेशन में हम पानी पूरा खेतों में भर देते हैं, वहां पर यहां जो माइक्रो इरिगेशन है ये धीरे धीरे पानी को दिया जाएगा, इसमें स्लो वाटर एप्लीकेशन है।
via discrete or continuous drips, tiny streams, miniature sprays on or above or below the soil by surface drip, subsurface drip, bubbler and micro sprinkler system. ये माइक्रो इरिगेशन की परिभाषा है, या आप एक इंट्रोडक्शन में ये भी दे सकते हो इसके साथ, और उसके बाद अपनी कहानी आरंभ करोगे कि किस तरीके से ये फायदा पहुंचाती है। इजराइल का उदाहरण आप दे सकते हो, इजराइल ने कैसे ग्रोथ की। कुछ डेटा भी इंपॉर्टेंट है, डेटा देने से वेटेज बढ़ जाता है। तो यहां पर प्रेजेंटली जो इंडिया है, इंडिया हैज ओवर 2.3 करोड़ पंप्स ड्रॉइंग वाटर फॉर द एग्रीकल्चर विद 70% ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर। हमारे पास जो टोटल पंप्स हैं, ट्यूबवेल्स या पंपिंग सेट्स जो खेतों में यूज किए जाते हैं, लगभग 2.3 करोड़ है, और 70% ग्राउंड वाटर यही फैच कर लेता है। मींस हमारा ये पानी वेस्ट ज्यादा हो रहा है। 80% of fresh water in India being used for inefficient flood irrigation and other irrigation purposes. 80% फ्रेश वाटर इसी में वेस्ट हो जाता है, 20% कहीं बचता है। आप समझिए कितनी वेस्टेज हो रही है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट डेटा है कि जो फ्लड इरिगेशन होती है उससे 35 to 40% एफिशिएंसी मिलती है। ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी इन फ्लड इरिगेशन। वहीं अगर हम माइक्रो इरिगेशन यूज करें, माइक्रो इरिगेशन, तो उसके कारण जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो 90% तक जा सकती है, अप टू 90%। तो एक तो पानी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये हमारी फायदा किस तरीके से कर रही है उस चीज को बताया जा रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन भी है। while the coverage of drip is just 2.13% and the sprinkler is 3.30%। तो माइक्रो इरिगेशन को हमने वास्तव में भारत में कितना अपनाया है, ये डेटा यहां से पता चलता है कि ड्रिप इरिगेशन सिर्फ पूरे भारत में 2.13% यूज हम कर रहे हैं, वहीं स्प्रिंकलर इरिगेशन वो भी माइक्रो इरिगेशन में आता है, ये 3.30% है। तो ड्रिप इरिगेशन मींस मैक्सिमम एफिशिएंसी हम बहुत कम अचीव कर पाते हैं, मींस वेस्टेज ज्यादा है, यूजेस कम है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है। ये तो हो गया कि किस प्रकार से माइक्रो इरिगेशन हमारे लिए फायदेमंद है, और जो जल संकट है उसमें क्या समस्या को ये सुझा सकता है। साथ में आपको यह भी बताना है कि भारत सरकार इसके लिए क्या योजना चला रही है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये नारा दिया गया है, अर्थात एक बूंद से ज्यादा कितनी फसल उपजाई जा सकती है। मींस ये किसके ऊपर बात कर रहा है, एफिशिएंसी के ऊपर। वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए, और ये तभी संभव है जब हम माइक्रो इरिगेशन करें। अर्थात आपको इसके बारे में भी बताना है, डेटा भी दे दिया आपने, भारत सरकार की स्कीम के बारे में भी बता दिया, और उसके बाद आपको जाना है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, कि ये किस हद तक हमारे लिए फायदेमंद है और किस हद तक ये मदद कर सकता है। मींस आपको ये बताना है कि जो फार्मर्स हैं वो क्यों इसको यूज नहीं कर पा रहे। सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि माइक्रो इरिगेशन के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, एक तो बहुत महंगे हैं, कॉस्टिंग उनकी बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ सरकार भी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देती है, एक अच्छे कॉज के लिए देती है कि फार्मर्स जो किसान हैं उनका खर्चा ज्यादा ना हो। और तीसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ देखो एमएसपी भी दिया जाता है, कुछ क्रॉप्स के ऊपर दिया जाता है। कुछ तो ऐसी क्रॉप है जिनमें पानी ज्यादा लगेगा, कुछ ऐसी क्रॉप है जिनमें पानी कम लगेगा। तो हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसी क्रॉप्स जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, पानी वेस्टेज उसमें ज्यादा होता है, और उनमें एमएसपी अच्छा मिलता है, और ऐसे में किसान उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन की तरफ इसलिए भी अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप बता सकते हो, और अंत में जब आप ये बताएंगे, इसके कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, तो आपको बताना है कि वाटर इज कंजर्व्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड बाय माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप यील्ड हमारी इससे इंक्रीज हो सकती है, फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, फार्मर्स के प्रॉफिट बढ़ेगे मींस उसकी आय बढ़ेगी, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा, और इस तरीके से उसकी इनपुट कॉस्ट भी फार्मर की कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी,
इसके साथ साथ जो भी इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो सीड हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो या फिर कोई पेस्ट कंट्रोल हो, उनसे भी उसकी बचत होगी। और कुल मिला के जब पानी की वेस्टेज कम होगी खेत में, सिर्फ पौधे की जड़ों में पानी मिलेगा, तो जो वीड्स हैं, जो अननेसेसरी प्लांट्स उगाते हैं, वो भी उसको उखाड़ने के लिए या उसको खत्म करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत ही फायदेमंद है। अगला है प्रश्न, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। Do you agree that the Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give reasons in support of your answer. ये 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। और इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आया था, उसमें बहुत चिल्ला चिल्ला के ये बताया गया था, न सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिक एडवाइजर, हर एक ने इसके बारे में बात की थी। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या होता है? तो वी शेप्ड रिकवरी इन विच द इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन। पहले जो प्रोडक्शन होता था, क्योंकि कोविड सिचुएशन आई थी, कोविड 19 का इफेक्ट था, सारी फैक्ट्री सब कुछ बंद कर दिया गया था, प्रोडक्शन क्योंकि पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, प्रोडक्शन एकदम से गिर जाता है। फिर उसके बाद एक क्योंकि डिमांड तो काफी बढ़ी हुई थी, धीरे धीरे ओपन होता है तो तेजी से वो रिकवर भी करता है। आज की अगर हम बात करें तो आज हम पहले से ज्यादा बेहतर वाली स्टेज में पहुंच चुके हैं डेटाज में। तो यहां पर वी शेप्ड रिकवरी के बारे में आपको बताना है, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ रेफरेंस भी दे देना है, डेटा जरूर देना है क्योंकि डेटा से वेटेज बढ़ता है। So while there was a 23.9% contraction in GDP in quarter one, first quarter of financial year 2020-21, जो आपकी फाइनेंशियल थी उसमें जो क्वार्टर वन था वहां पर 23.9% का कॉन्ट्रेक्शन था। और यहां पर वी शेप्ड रिकवरी दिखाई देती है, 7.5% डिक्लाइन हुआ इन क्वार्टर टू एंड द रिकवरी अक्रॉस एंड की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कई सारे इंडिकेटर्स में रिकवरी हुई। और वहां पर ये जो ग्राफ बना है यहां पर, यही वी शेप है। कुछ लोग इसको डब्ल्यू शेप कहते हैं, कुछ लोग के शेप कहते हैं, दोनों में अंतर है। अब वी शेप्ड रिकवरी में हमसे पूछा है कि क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये बताइए कि उसके समर्थन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आपने बता दिया, आपको अपनी तरफ से तो कुछ बताना नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे से बताना है कि हाँ बिल्कुल वी शेप रिकवरी थी, लेकिन वी शेप रिकवरी के पीछे के क्या पॉइंट्स हैं वो भी देना है। According to Economic Survey 2020-21, the Indian economy is on its way to a significantly faster growth recovery following the once in a century जो कोविड 19 जैसा डिजास्टर है, ये कभी कभी एक शताब्दी में एक बार आता है। हर रोज तो ऐसी घटना हमें नहीं देखने को मिलती। और ऐसे में जब एकदम से प्रोडक्शन कम हुआ, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो नीचे जाती है और उसके बाद फिर ये रिकवर करता है, तो ये वी शेप बनता ही बनता है। तो यहां पर हमें पता चलेगा, आप इसमें बताओगे कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 7.7% थी। इन कीपिंग विद पास्ट गवर्नमेंट एडवांस फोरकास्ट ऑफ ग्रोथ डिस्पाइट एन एनुअल डिक्रीज, इंडियाज efforts enabled to the countries greatly reduce the impact of COVID-19 of economic growth। तो आप यहां पर बताएंगे कि क्वार्टर वन में हमारे 7.7 के आसपास कुछ ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद जो क्वार्टर टू में और भी ज्यादा ग्रोथ, सॉरी क्वार्टर वन में हमारा कुछ डिक्लाइन हुआ और उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में भी डिक्लाइन होता है, मींस और कॉन्ट्रैक्ट करती है, मींस इकोनॉमी की जो हमारी है वो माइनस में जा रही है, -7.8 तक चला जाता है, -23 पॉइंट समथिंग कुछ कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। और उसके बाद ये तेजी से इंक्रीज करती है क्योंकि डिमांड हुआ, सारे मार्केट खुल गया, कोविड लॉकडाउन जो किया गया था उसको हटा दिया गया और उसके कारण फिर रिकवरी होती है, वो वी शेप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत मिशन चलाया गया, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई। इसी बीच में बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को भी भारत में लेके आया गया, जिसके कारण तेजी से इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ा और इकोनॉमिक रिकवरी वी शेप में आई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बताना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, तीव्रतम
तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना मींस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना है। आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जा रही है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ पाई जा सकती है। इंक्लूसिव जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें मिल सकती है। ये भी 250 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले जब आप आरंभ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, इट इज अ की ड्राइवर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसके विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्राइवर है, की ड्राइवर है। क्योंकि विकास के लिए ये कुछ आधारभूत संरचनाएं हैं, जो नहीं होंगी तो विकास संभव नहीं हो पाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है उसके बारे में भी आप बताएंगे कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या क्या आ रहे हैं। पावर, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजें ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज जनरली अंडरस्टूड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इकोनॉमी को विकसित करने के लिए, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आपने आरंभ यहां से कर दिया है। फिर आपको ये बताना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कितने टाइप है। तो दो प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन्हीं के जरिए आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आते हैं इरिगेशन एंड पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इरिगेशन एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली होगी तो बिजली को हम ऊर्जा के लिए यूज करते हैं। ऊर्जा से प्रोडक्शन भी होता है और इरिगेशन में भी ये यूज होती है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा तभी जीडीपी बढ़ेगी, मींस ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगा। इरिगेशन ये हमारा प्राइमरी सेक्टर जो कि सब हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो पावर का प्रयोग इरिगेशन में भी होगा, तो पावर और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में भी हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। मींस हमारे यहाँ की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये डायरेक्टली इंक्रीज कर सकती है। ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके रोड्स आ जाती हैं, रोड्स, ट्रेन, शिप, एयरवेज मींस एयरपोर्ट्स, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी सुविधा को बढ़ाता है। मींस कहीं पर डिमांड जनरेट हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो अगर वहां पर कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो वहां से आसानी से जो माल कहीं प्रोडक्ट होता है उसको लाया जा सकता है। तो डिमांड एंड सप्लाई को आपस में तेजी से फुलफिल किया जा सकता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन हमको कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है। तो कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन के ऊपर इसीलिए फोकस भी किया जा रहा है। आज हम पहले 2.5G था, 2.5G से 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर बताना है। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा, क्योंकि तुरंत जनता की क्या मांग है, जनता की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, उनको हम तभी सुलझा भी सकते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीजों को हम बता दें। ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फिर इसके बाद आता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। अब इसके बाद अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एजुकेशन जितना बेहतर होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उतना ही बेहतर होगा। ह्यूमन रिसोर्स बेहतर है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट की जर्नी में अपना योगदान दे सकता है।
जितना ज्यादा वो कार्यरत रहेगा, कार्यशील जनसंख्या होगी, उतना ही हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मींस वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। फिर आता है हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। ये तीनों चीजें आप हेल्थ से कनेक्ट कर दीजिए। हेल्थ जितनी ज्यादा बेहतर, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप के पास अगर संसाधन नहीं है तो आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है और हेल्थ ही खराब है तो आप कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ ही खराब है, आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये भी आवश्यक है, हेल्थ। फिर आता है हाउसिंग, लोगों को रहने के लिए घर होना चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी हमारे लिए शामिल है। तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बताते हुए अपनी बातों को यहीं पे प्रूव भी करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बिना इसके इंपॉर्टेंस के, यानी कि बिना इस पे खर्च किए हम किसी देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अंत करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार की सहायता की? 250 शब्दों में लिखना है। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया? 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी सबसे पहले यहां पर देखिए 2 प्रश्न हैं। अगेन उन दोनों प्रश्नों को हमें डील करना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले तो इसकी मुख्य विशेषता है, सैलिएंट फीचर्स। दूसरा, खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए सहायता किस तरीके से की है? इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से भारत में ये 2 सबसे बड़े जो चैलेंज है ना, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, इनको कैसे फिनिश किया गया है, इसके बारे में बता। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जब हम आरंभ करेंगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताते हुए इनके की फीचर्स मीन सैलिएंट फीचर्स पे आना है। और इनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कवरेज एंड एंटाइटलमेंट अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। उसमें कवरेज बढ़ा दी गई है और यहां पर क्या है कि 50% अर्बन पॉपुलेशन, 50% अर्बन और 75% रूरल, 75% रूरल पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया। एक बहुत बड़ी जनसंख्या को यहां पर कवर किया गया है, जिसको हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उनको अनाज मिलेगा विद यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट ऑफ 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ। मींस एक फैमिली में जितने लोग हैं उनको पर मेंबर पर पर्सन 5 किलोग्राम पर मंथ अनाज मिलेगा। However, the poorest of the poor households will continue to receive 35 kilogram of food grain per household per month under the अंत्योदय अन्न योजना। जबकि जो पहले एक अंत्योदय अन्न योजना चल रही थी, जिसमें जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, अंत्योदय वर्ग में आता है, उसको 35 किलोग्राम पर मंथ अनाज मिलता रहेगा, वो इसमें कंटिन्यूस रखा गया। सेकेंड है सब्सिडाइज्ड प्राइस अंडर टीपीडीएस एंड देयर रिवीजन। यहां पर 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, ये प्राइस बैंड रखा गया। 3 रुपए में क्या मिलेगा? चावल, राइस। 2 रुपए पर केजी के हिसाब से व्हीट, गेहूं मिलेगा। 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए पर केजी जो हमारी कोर्स ग्रेन्स हैं, यानी कि जो मोटे अनाज हैं, उनका बंटवारा उनको वितरित किया जाएगा। ये दर है जिस दर पे गरीबों में इसको बांटा जाए। फिर है इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। आइडेंटिफिकेशन करने की जो ड्यूटी है वो स्टेट और यूटीज को दे दी गई कि अब आप आइडेंटिफाई करो, ये आपका काम है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 14 ईयर्स, 6 महीने से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे, उनको इसमें कवर किया है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको इसमें कवर किया है। लैक्टेटिंग मदर्स, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जिनका बेबी अभी हुआ है हाल ही में, उनको भी इसमें कवर किया गया है। इन सभी को न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील के माध्यम से।
इसमें जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन हैं, जिनकी एज है 6 वर्ष तक, उनको भी इसमें कवर किया है और उनको हायर न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी, या तो आंगनवाड़ी के माध्यम से या फिर मिड डे मील के माध्यम से। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट में उनको 6,000 रुपए मिलेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल ऑल्सो बी रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट 6,000 रुपीज। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात की गई है। फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग ऑफ राशन कार्ड, अगर किसी फैमिली के पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड अगर बनवाना है, तो उस फैमिली में जो भी सबसे बड़ी महिला है, eldest woman of household of age 18 years or above is to be the head of the household। यहां पर महिलाओं को, जो 18 वर्ष से बड़ी महिला अगर है, तो उसके नाम का राशन कार्ड बनेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक समस्या के लिए काउंटर बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फेयर प्राइस ऑफ एफपीएस डीलर्स, यहां करप्शन ना हो उसका भी बात का ध्यान रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखी गई है कि इसमें कहीं करप्शन ना हो। फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी को फूड नहीं मिल पाता है राशन में, तो उसको हम सीधे बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, मींस उसको सीधे सीधे पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर पेनल्टी भी लगाई गई है। अगर कहीं पर ये पाया जाता है कि जो कोई करप्शन का कारण किसी गरीब को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। फिर इसके बाद आता है हाउ फूड सिक्योरिटी बिल एलिमिनेट दी माल न्यूट्रिशन एंड हंगर इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस बिल ने एकदम से तो बदलाव नहीं कर दिया पूरे भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी इट प्रोवाइड गारंटी फॉर फूड टू पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से लेके 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन सभी को ये फूड प्रोवाइड करने की गारंटी तो देता है। इम्प्लीमेंटेड इन वास्ट एरियाज, ये पूरे भारत में 50% अर्बन, 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है, अर्थात एक बड़ी जनसंख्या इसके माध्यम से कवर होती है। और इस तरीके से जो एक बड़े वर्ग में माल न्यूट्रिशन और हंगर है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ड्यूरिंग कोविड के बारे में बताना है। जब कोविड लॉकडाउन हुआ, एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने प्रत्येक व्यक्ति को इसके तहत अगर कार्ड हो या ना हो, किसी कार्ड के बिना उसको अनाज दिया, उसको पेट भरने का काम किया। वन कार्ड वन नेशन, इसके बारे में बताना है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य का राशन कार्ड बना हो, किसी दूसरे राज्य में जाए तो वो व्यक्ति वहां से भी राशन पा सकता है। हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये बता देना है। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है क्रॉप डायवर्सिटी का। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? आंसर लिखना है हमें 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में। ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें बताना है भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर फार्म। जो हम नॉर्मली एक फसल को उपजा रहे हैं, उसमें हम कई सारी और फसलों को उपजाने लगे, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का उसी को कहते हैं। अच्छा, इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्रॉप डाइवर्सिटी के क्या चैलेंज है। दूसरा है कि जो अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, ड्रोन्स, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सभी किस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिटी में एक और न्यू अवसर, न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करती है, उनके माध्यम से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ और कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न है। तो इंट्रोडक्शन आपने कर दिया कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद आप आएंगे चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां। ये मेन बॉडी में ही है, क्योंकि मेन बॉडी में हम आंसर देते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला जो यहां पर चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि सुटेबिलिटी ऑफ फॉर सम क्रॉप। ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये कुछ फसलों के लिए सुटेबल है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड देयरफॉर सम क्रॉप्स मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव।
जो कुछ फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से रेनफॉल मानसून पे डिपेंड है। अगर मानसून नहीं आएगा तो उस वर्ष उसका उत्पादन भी कम होगा। तो ऐसे में हम ये सोचें कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके हम फायदा उठा लेंगे, तो कैसे फायदा उठाएंगे? मानसून ही नहीं आ रहा। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूज लैंड and water resource causing a negative impact on the environment and sustainability of agriculture। अगर हम बार-बार भूमि पर लगातार कंटिन्यूअस कृषि करते चले जा रहे हैं, उसको हम परती नहीं छोड़ते हैं, उसके अंदर नेचुरल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बिल्ड होती है, तो धीरे-धीरे क्या है हमारा प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता है। क्रॉप डाइवर्सिटी कर लो चाहे कुछ भी कर लो। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। इनएडिक्वेट एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, पावर, मार्केट, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, इरिगेशन, ये सभी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमारे इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए चैलेंज देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, जो हमारा किसान है उसके पास ना तो इसकी प्रॉपर नॉलेज है और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर शुड चेंज इन फार्म लॉज पॉलिसीज फॉर सपोर्ट, हमारे यहाँ जो एमएसपी दिया जाता है कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, ठीक है, एमएसपी ओवर लिमिटेड क्रॉप, बाकी की फसलों को कैसे यूज करें क्योंकि उसमें तो कुछ अच्छा पैदावार, उससे फायदा तो किसान को मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब किसान उन तरफ उस फसल की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो ये सभी वो चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे सामने जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका प्रयोग करके हम कैसे नए इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है जिससे नए नए प्रकार के बीज हम बनाते हैं, उससे पैदावार बढ़ती है, पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फायदा होगा। हाँ, उसके कारण जो देसी वैरायटीज हैं वो पीछे छूटती जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम देसी वैरायटी को भी पैदावार उसकी बढ़ा सकते हैं क्योंकि देसी वैरायटीज के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है। दूसरी चीज आती है बायोफोर्टिफिकेशन, मींस जो फूड क्रॉप है उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा एनरिच कर दिए जाए, उससे न्यूट्रिशनल जो हमारे फूड डिमांड है वो पूरी होगी। न्यू सीड्स, हम नए सीड्स बना सकते हैं जो वेदर रेजिस्टेंट हो सकते हैं, कीड़े से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी की और बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें जो इसमें पूछा गया है, तो आप एआई के बारे में बता सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर मान लीजिए किसान ड्रोन यूज करने लगे, घर बैठे ही वो ड्रोन और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो अपने खेत पे भेजेगा, उसके माध्यम से स्प्रे कर सकता है, ये देख चेक कर सकता है कहाँ पे हमें क्या आज प्रोवाइड करना है, किस भूमि में या उसके जो खेत है उसके किस पार्ट में कौन सी कितनी मात्रा में खाद लगानी चाहिए, इस चीज को अपने आप साइंटिफिकली वो चेक करके हम पैदावार को और बढ़ा सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और जो भी साइंटिफिकली रिक्वायर्ड होगा उस चीज को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करके, इनपुट्स प्रोवाइड करके प्रोडक्शन को और भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आज हमने बात करी यूपीएससी जीएस पेपर 3 में आए हुए इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पर। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।